2 अक्टूबर। इस देश का हर बच्चा जानता है कि 2 अक्टूबर को क्या है, क्योंकि बचपन से हम सबको यही पढ़ाया गया है। लेकिन 2 अक्टूबर को एक और महान इंसान का जन्म हुआ था, जो इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने महात्मा गांधी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ज्वाइन किया और इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस दिलवाने में काफ़ी मदद करी। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारे लगवाकर सभी देशवासियों के अंदर हौसला भर दिया और 1965 में इसी नारे के साथ इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, जिससे पूरे इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स में फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। लेकिन 11 जनवरी 1966 को जब वो ताशकेंट उज़्बेकिस्तान में थे, जो उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वहां पर उनकी अचानक से डेथ हो गई और इससे हुई एक कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिड एंड यू आर वाचिंग द सीक्रेट सोसाइटी। आज हम बात करेंगे इस कॉन्स्पिरेसी की, जो किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का मर्डर प्लॉट किया गया है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग जुड़े हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें विटनेस भी नहीं बचते और सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के अंडर से गायब हो जाते हैं। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें 1965 के इंडो पाक वॉर के बारे में जानना पड़ेगा, जिसकी वजह से शास्त्री जी ताशकेंट में थे। हमेशा की तरह इंडिया की कमजोरी के वक्त पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाने का सोचा। इंडो चाइना वॉर खत्म होने के बाद अगस्त 1965 में लगभग 30,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स लोकल कश्मीरी बनकर बॉर्डर से घुस गए थे। ये पाकिस्तानी सोल्जर्स कश्मीर में घुसकर दंगे बढ़वाना चाहते थे। इसके बदले में इंडियन आर्मी ने 15 अगस्त को LOC क्रॉस करके वेस्ट पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। ये वॉर 1965 में अप्रैल से सितंबर के बीच हुआ था और हर वॉर की तरह इसमें भी दोनों साइड के सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन फिर शास्त्री जी को लगा कि ये वॉर रोक के दोनों देशों के बीच शांति बनाई जा सकती है। ये डिसीजन शायद उन्होंने बहुत प्रेशर में आके लिया होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग वॉर में इंडिया एडवांटेज में था। इसलिए वो ताशकेंट गए और ताशकेंट डिक्लेरेशन यानी पीस ट्रीटी पे साइन किया, जिससे 1965 का इंडो पाक वॉर रिजॉल्व हो जाए। ये पीस ट्रीटी 10 जनवरी 1966 को साइन हुई थी और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अयूब खान भी मौजूद थे। ये मीटिंग सोवियत यूनियन के प्रीमियर एलेक्सी कोसिगिन की देखरेख में हुई थी। 10 और 11 जनवरी के बीच की रात जब पीस ट्रीटी साइन करके लाल बहादुर शास्त्री अपने रूम में आ गए थे, तब रात के कुछ 2 बजे के आसपास उनकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई थी और ये फिर ऑफिशियली मान लिया गया कि उनको हार्ट अटैक आया है। लेकिन शास्त्री जी के घर वाले और उनके नज़दीकी लोगों को उनकी डेथ का कारण कुछ और ही लग रहा था। जब शास्त्री जी की बॉडी इंडिया आई, तब शास्त्री जी की वाइफ ललिता शॉक्ड हो गई थी। उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी और कुछ कट्स के निशान भी थे। उन्होंने ये भी बताया कि ना तो रशिया में और ना ही इंडिया में आकर उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। ये बहुत शॉकिंग बात थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की किसी फॉरेन कंट्री में डेथ हो जाती है और उसकी नॉर्मली भी कोई छानबीन नहीं होती। किसी आम इंसान की डेथ में भी पोस्टमार्टम तो नॉर्मली किया ही जाता है ताकि डेथ की एक्चुअल वजह पता चल सके। उनकी डेथ जिस परिस्थिति में हुई थी, उसको देखते हुए ये मिस्ट्री और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेट वेटरन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने अपनी एक बुक बियॉन्ड द लाइन में ये सवाल किए हैं, क्या शास्त्री को पॉइजन दिया गया था? कुलदीप नायर उस टाइम प्राइम मिनिस्टर के मीडिया एडवाइज़र थे, जो उनके साथ ताशकेंट गए थे और वो उस वक्त भी वहाँ मौजूद थे जब शास्त्री जी की डेथ हुई थी। ये बात उनके लिए भी बहुत शॉकिंग थी कि बॉडी का पोस्टमार्टम ना तो रशिया में हुआ और ना ही इंडिया में। उन्होंने इसके लिए RTI फाइल करी, लेकिन उनकी RTI प्ली को डिक्लाइन कर दिया गया। रशियन अथॉरिटीज़ ने वहाँ के इंडियन एम्बेसी से पोस्टमार्टम की परमिशन भी ली थी, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने पोस्टमार्टम ज़रूरी नहीं समझा और बिना पोस्टमार्टम करवाए उनकी बॉडी को इंडिया भेज दिया। उनके पर्सनल असिस्टेंट रामनाथ के अकॉर्डिंग लाल बहादुर शास्त्री अपनी एक रेड डायरी में रोज़ की बातें लिखते थे।
लेकिन उनका पर्सनल सामान जो ताशकंद से आया उसमें ये डायरी नहीं थी। दूसरी चीज़ जिससे ये कॉन्स्पिरेसी और गहरी हो जाती है वो था ताशकंद में उनका विला, रशिया में जिसको डाचा बोलते हैं। उनके रुकने की जगह को आखिरी मूवमेंट पे चेंज किया गया, ये बोल के कि शास्त्री जी वेजिटेरियन है और उनको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये विला ताशकंद की मेन सिटी से 10-15 किलोमीटर दूर था और इसके आसपास कुछ भी नहीं था। उनको इस विला के रूम में रखा गया था जहाँ पर ना तो कोई फ़ोन था और ना ही कोई इंटरकॉम। शास्त्री जी को अपनी आखिरी घड़ी में दूसरे रूम में जाके स्टाफ को बताना पड़ा कि उन्हें अपने पर्सनल डॉक्टर की ज़रूरत है। इस विला में ना तो कोई फर्स्ट एड था और ना ही दूर दूर तक कोई एम्बुलेंस थी। ये था एक प्राइम मिनिस्टर के रुकने का अरेंजमेंट। शास्त्री जी ने सोने से पहले बस एक गिलास दूध पिया था जो उस विला के कुक ने उन्हें दिया था। रशियन प्रेस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ताशकंद अथॉरिटीज़ ने रशियन कुक को अरेस्ट भी किया था, जिसे कुछ घंटे पूछताछ करके छोड़ दिया गया। लेकिन पॉइजन का शक होने के बावजूद कोई पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, ये सब देखकर कोई भी बता सकता है कि निश्चित रूप से बहुत कुछ छुपाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री की फैमिली शुरू से ही इस मामले की जांच करने की मांग कर रही है और उन्होंने इसके लिए कई आरटीआई प्ली फाइल करी हैं, जिसमें उनकी डेथ से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करने की मांग करी है। उनकी इतनी एप्लीकेशंस के बाद 2009 में पीएमओ ने रिप्लाई किया कि उनके पास शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड बस एक ही डॉक्यूमेंट है और उसको भी वो डीक्लासिफाई नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट ना दिखाने की वजह थी कि इससे देश की सुरक्षा और विदेशी राज्यों से संबंध बिगड़ सकते हैं। ये सारी बातें अजीब थी क्योंकि उनकी डेथ से रिलेटेड बस एक ही डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, और वो भी एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ जो एक फॉरेन कंट्री में हुई थी। इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, जिसमें एक डॉक्यूमेंट इंडियन एम्बेसडर के असेसमेंट का होना चाहिए था जो उस वक्त टीएन कॉल थे। ये नॉर्मल रूटीन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें एक इंसान की डेथ की वजह और उनके रशिया से इंडिया लाए जाने की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि इन डॉक्यूमेंट्स में देश का कोई काला सच होना चाहिए जो गवर्नमेंट सबसे छुपा रही है। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और जनता पार्टी पावर में आई, तब जाके शास्त्री जी की डेथ की इंक्वायरी बैठी। इसका नाम था राजनारायण इंक्वायरी। इस इंक्वायरी का कोई कंक्लूजन नहीं निकला, और तो और इसका कोई रिकॉर्ड भी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में नहीं है, और अक्सर ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स गायब होते रहते हैं। ये यहाँ पे नॉर्मल है। इन सब बातों से लोगों को शक तो हो रहा था, लेकिन बहुत से लोगों का शक यकीन में तब बदला जब इस पूरे मैटर के आखिरी 2 विटनेसेस का एक्सीडेंट हुआ, या फिर ऐसा बोलूं कि एक्सीडेंट करवाया गया। ये वो 2 विटनेसेस थे जो लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद गए थे। ये वो विटनेसेस थे जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कुछ मदद कर सकते थे। ये वो विटनेसेस थे जो शायद सच्चाई जानते थे, एक ऐसा सच जिसकी कीमत उनको अपनी लाइफ दे के चुकानी पड़ी। ये दोनों विटनेसेस थे शास्त्री जी के डॉक्टर आर्यन चुग और उनके पर्सनल असिस्टेंट रामनाथ। जब 1977 में जनता पार्टी की पावर में जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उन्होंने डॉक्टर आर्यन चुग को टेस्टिफाई करने के लिए पार्लियामेंट बुलाया। डॉक्टर चुग अपनी फैमिली के साथ दिल्ली के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में ही एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में वो, उनकी वाइफ और उनका बेटा मारे गए। उनकी सबसे छोटी बेटी ने एक्सीडेंट सर्वाइव तो किया, लेकिन जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। इस कमेटी के सामने आने के लिए रामनाथ, जो शास्त्री के पर्सनल असिस्टेंट थे, वो दिल्ली शास्त्री के घर पहुंच गए थे। शास्त्री जी के घर वालों से मिलके जब वो पार्लियामेंट के लिए निकले, तब रास्ते में उनका भी एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में रामनाथ बच तो गए थे, लेकिन उन्हें अपनी याददाश्त और आधा शरीर खोना पड़ा। हो सकता है इस कॉन्स्पिरेसी में ऐसे और भी लोगों को ये कीमत चुकानी पड़ी हो। वो किसी छोटे आदमी की छोटी जिंदगी होगी जिसको शायद ऐसे एक्सीडेंट बनाकर रास्ते से हटाया गया हो, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको सच से डर लगता है, जो इस डर के साथ नहीं जी पाते कि किसी दिन ये सच सभी के सामने आ जाएगा। कोल्ड वॉर के टाइम CIA उन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए मशहूर था जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकते थे। ग्रेगरी डगलस एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने एक ex-CIA ऑपरेटिव रॉबर्ट क्राउली के साथ 4 साल तक फ़ोन पे इंटरव्यू किया था। उन्होंने इस इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स को अपनी बुक कन्वर्सेशंस विद द क्रो में पब्लिश किया था। इस बुक में क्राउली ने क्लेम किया है कि CIA ने इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा का प्लेन क्रैश करके असैसिनेशन किया था, और ये भी बताया है कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ में भी CIA का ही हाथ था। क्राउली के अकॉर्डिंग USA को इंडिया का न्यूक्लियर टेस्टिंग का आइडिया पसंद नहीं था। उन्हें ये डर था कि इंडिया और रशिया मिलकर आधा रीजन डोमिनेट कर सकते हैं। उन्हें पता था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे,
और इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा न्यूक्लियर टेस्टिंग करवाने के लिए केपेबल थे। तो इसलिए CIA ने अपने ये 2 टारगेट्स रास्ते से हटाकर रशियन और इंडियन गवर्नमेंट को अपना मैसेज पहुंचा दिया था। एक आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी में आए ऐसे अजीब मोड़ का सामना करना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल घटना है जिसने सबको उलझा के रख दिया है। एक ऐसी घटना जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर की विचित्र रूप से मृत्यु हो जाती है। शास्त्री जी की डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा ने फिर से प्राइम मिनिस्टर का रोल लिया और नेक्स्ट इलेक्शन में मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी खड़े हुए, जिसमें से इंदिरा गांधी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। हमें बचपन से ही शास्त्री जी के बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया। गवर्नमेंट का स्टडी सिस्टम वही बातें पढ़ाता है जो वो चाहते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को ये डर था कि अगर पब्लिक को ये बात पता चलेगी तो पब्लिक भड़क जाएगी? इसकी जगह क्या गवर्नमेंट को ये बात सारी पब्लिक को बतानी नहीं चाहिए थी? क्या हमारे देश को ऐसे तानाशाही करने वाले देश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या यही थी इंडिया की आज़ादी? या फिर इंडिया में रहकर कोई किसी और देश की गुलामी कर रहा था? तो दोस्तों, ये थी हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर की डेथ कॉन्स्पिरेसी और कुछ सवाल जो हम सभी के मन में आते हैं। इस मिस्ट्री के बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। I will see you in the next video. Thanks for watching.